दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना काल और चुनावी साल बिहार वासियों के लिए एक के बाद एक बुरी खबर लाने के बाद अब कुछ राहत देने वाली खबर ला रहा है। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निर्माण को लेकर 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। 25 अगस्त को केंद्रीय वित्त सचिव की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइवेट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने मोहर लगाई है और अनुमानित राशि की स्वीकृति भी दे दी है। प्राइवेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा और इसके निर्माण कार्य पर 1361 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना से बचाव के लिए बिहार में अनलॉक 3 के समय सीमा रविवार को पूरी हो गई है। सोमवार को बिहार में बंदी से खत्म हो गई है। बिहार में भी अनलॉक 4 का वही आदेश लागू हो गया है जो केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया है। जी हां, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि बिहार में केंद्र सरकार का आदेश पूरी तरीके से लागू हो गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती थी, लेकिन अनलॉक 4 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। लिहाजा बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, बिहार बीजेपी के दलित चेहरे के तौर पर स्थापित संजय पासवान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। गौरतलब है कि बीजेपी आला कमान ने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव कराने जाने को लेकर ऐलान किया है। जी हां, ऐसे में बीजेपी नेता का यह बयान जेडीयू को परेशान करने वाला हो सकता है। बिहार की राजनीति में जेनरेशन शिफ्ट और नई पीढ़ी को लेकर एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में संजय पासवान ने बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। नीतीश कुमार समेत 70 साल की उम्र वाले नेताओं और उनके नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर संजय पासवान ने कहा है कि इसके पहले की जनता उम्रदराज लोगों को खारिज कर दे, हमें नौजवानों को सामने लाना चाहिए और उससे पहले उम्रदराज नेताओं को खुद विद्रोह कर लेना चाहिए। बीजेपी नेता ने आगे कहा है कि बिहार के लोग अब जेनरेशन शिफ्ट चाह रहे हैं। 70 साल की उम्र के लोगों से मुक्ति मिले, ऐसा लोग चाह रहे हैं। कोरोना काल में आम लोगों के लिए सब्जी खाना मुहाल हो गया है। बरसात के मौसम में हरी सब्जियों की महंगाई तो हर साल रहती है, लेकिन इस साल आलू का दाम भी लगातार आसमान छू रहा है। आलू का भाव 50 रुपए किलो के पार चला गया है। प्याज टमाटर के दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एशिया में फलों सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी में आलू का थोक भाव 13 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। बीते 2 महीने में आलू के थोक दाम में 50 से 150% तक की वृद्धि हुई है। प्याज का थोक भाव बिहार के ज्यादातर मंडियों में 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो, टमाटर का 13 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। जी हां, थोक कारोबारियों ने बताया कि आवक कम होने की वजह से आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। बीते 3 महीने में तमाम हरी सब्जियों की कीमतें दुगुनी तिगुनी तक बढ़ गई है, जिससे आम लोगों के लिए सब्जी खाना मुहाल हो गया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले के 73,000 मतदाता ईवीएम से मतदान नहीं करेंगे। उनके लिए प्रशासन ने बैलेट पेपर की सुविधा दी है। इस साल ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है वे घर से ही बैलेट पेपर से अपना मतदान करेंगे। इस बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार वृद्ध लोगों के लिए बैलेट पेपर से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। पटना के 73,000 मतदाता अपने घर से ही मतदान करेंगे। 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को चिन्हित करके उनके वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिस मतदान केंद्र पर इनका नाम सूची में होगा वहां बैलेट पेपर भिजवाया जाएगा तथा मतदान कर्मी उन्हें अलग से मतदान कराएंगे। बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है कि नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था कि विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी यादव की सेना ने भी नया पोस्टर जारी करके बिहार में युवा सरकार बनाने की बात कही है। जी हां, पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार अब
ओल्ड हो गए हैं, यानी कि बुरा हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक नया पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। देखना है कि तेजस्वी यादव के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। मौसम विभाग ने सीमांचल, मिथिलांचल समेत बिहार के उत्तरी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सुपौल में अगले 2-3 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर के बाद बिहार के साथ यूपी, झारखंड और नेपाल के कई जिलों में मध्य और तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य हिस्से में सक्रिय मानसून पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी बिहार से सटे उत्तरी हिस्से में बेगूसराय, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। पटना, गया, नालंदा में मंगलवार को दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मिथिलांचल और सीमांचल के चारों जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया गया है। क्या नीतीश को अपने काम और गुड गवर्नेंस पर भरोसा नहीं है? अगर है तो फिर वह बार बार जातीय कार्ड क्यों खेल रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनाव से एन वक्त पहले घोषणा की है कि किसी दलित की किसी ने जान ली तो उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश की इस घोषणा को चुनावी चाल कहा जा रहा है। विरोधी दलों का सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को दलितों की इतनी चिंता थी तो उन्होंने इसे 2015 में क्यों नहीं लागू किया है? अब जब विधानसभा चुनाव होना है तो वे वोट के लिए दांव खेल रहे हैं। नीतीश के विकास का दावा ढकोसला है। जातिवाद के नाम पर ही उनकी राजनीति चलती है। विरोधी दल नीतीश कुमार पर ये आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन वे खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार के 20 जिलों में जमीन के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। अब जीवित रैयत यानी कि जमीन के वर्तमान मालिक के नाम पर ही नया खतियान बनेगा। ये खतियान सर्वे कार्य के साथ बनेगा। आपको बता दें कि कई जिलों में 1950 के बाद पहली बार सर्वे हो रहा है। इस सर्वे का पूरा होने से भूमि विवाद में काफी कमी आएगी। जी हाँ, जमीन के मालिकों की परेशानी भी कम होगी। सर्वे कार्य के लिए सर्वे निदेशालय के अफसरों की 6 टीमें मुख्यालय से रवाना हो गई है। वहीं सभी जिलों में अमीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों, कानून को लिपिकों की पदस्थापना का काम भी पूरा हो गया है। संबंधित जिलों के चिन्हित अंचलों में ही सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसके लिए जिला बंदोबस्त कार्यालय और संबंधित प्रखंडों में शिविर भी बनाए गए हैं। जी हां, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के तहत सर्वे का काम हो रहा है। सर्वे में गांव की सीमा, भूखंडों का सीमांकन एवं जमीन संबंधित तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। सर्वे के मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर से नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। वह इन शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिन जिन जिलों में सर्वे का कार्य शुरू किया गया है उनमें से है नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, सुपौल, अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और मधेपुरा। इन जिलों में सर्वे का कार्य स्टार्ट हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक दूसरे पर पलटवार जारी है। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बोझ तक बता दिया है। लालू ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला और लिखा है कि ये बात तो पक्की है, ये जो बिहार पर भार है वह नीतीश कुमार है। इस नारे के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने बिहार के क्राइम से लेकर घोटालों को याद दिलाया जो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। लालू ने पोस्टर पर लिखा है कि 15 साल तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद भी बिहार बदहाल है। लालू ने लिखा है कि पुल बांध लगातार टूटते रहते हैं, घोटाले लगातार हो रहे हैं, लूट डकैती खबरों से रोज अखबार भरा रहता है। सिर्फ प्रचार में कहने को सुशासन की सरकार है, शिक्षा बदहाल है, किसान बेहाल है, छात्र लाचार है और नीतीश कुमार फिर भी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अगले सप्ताह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ सकती है। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेगी। सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली बैठक होगी। इस बैठक में नड्डा और नीतीश कुमार के बीच चुनाव प्रचार की संयुक्त रणनीति बनाने और मुद्दों पर चर्चा होगी। 9 सितंबर को राज्य के चुनाव प्रभारी बनाए गए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्य का पहला दौरा करेंगे।
जन अधिकार पार्टी की अगर सरकार बन गई तो हर गरीब परिवार को 1 BHK फ्लैट देंगे। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कर रहे हैं बल्कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कह रहे हैं। बिहार में साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूबे की सियासत के मुख्य लड़ाई इस बार भी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सत्तासीन NDA और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। लेकिन इस बीच राज्य में तीसरे मोर्चे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव इसको लेकर सबसे अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। मौजूदा कोरोना काल में भी लगातार उनके बैठकों, मुलाकातों और नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला लगातार जारी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कुम्हराड़ा में जाप कार्यकर्ता संवाद की। यहाँ पप्पू यादव ने सत्ता में आने पर अपने रोड मैप का जिक्र करते हुए कहा कि यदि जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है तो हर गरीब परिवारों को 1 BHK का फ्लैट देंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए भी किसी भी बच्चे को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उनके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए का लाभ उठाने के लिए कुल 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8 करोड़ 50 लाख किसानों के बैंक खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, ज्योति सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। तो आइए जानते हैं इस योजना के शुरू होने से अब तक हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। जी हां, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जी हां, सरकार ने लाभार्थी के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया जिनके पास कृषि योग्य खेती यानी कि 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ जमीन थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14 करोड़ 50 लाख किसानों को मिल सके। पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल, कानूनगो और कृषि पदाधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आपके पास खतौनी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो pmkisan.nic.in पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को GST समझ में नहीं आती है। जी हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खुद वीडियो पोस्ट करके बताया है। उनकी नजर में मोदी सरकार द्वारा लागू की गई GST को समझना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने बताया कि यूपीए कांग्रेस सरकार में सरल GST बनाई जा रही थी जिसमें सभी वस्तुओं के लिए सिर्फ एक टैक्स था, जबकि मोदी सरकार ने अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स लगाकर इसे कठिन बना दिया है। राहुल गांधी चाहते हैं कि सभी वस्तुओं के लिए सिर्फ एक टैक्स लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमीर लोग अकाउंटेंट को नौकरी पर रखकर GST को आसानी से भर सकते हैं, लेकिन छोटे व्यवसाय GST आसानी से नहीं भर पाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट पर एक वीडियो के जरिए GST की बात की है और GST पर ज्ञान देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस वीडियो को ट्वीट करके खूब शेयर कर रहे हैं और राहुल गांधी को GST का मास्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में खेती करने वाले किसानों को फसल सहायता योजना बहुत पसंद आ रही है क्योंकि राज्य के 39 लाख किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन बहुत से किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इस योजना के तहत उनको किन किन तरह के लाभ प्राप्त होंगे। तो आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। नंबर 1, फसल सहायता योजना के आदेश करने वाले किसानों को अगर मानक से 1% भी कम उत्पादन होता है तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती है। नंबर 2, आपको बता दें कि मानक से 1% भी कम उत्पादन हुआ तो फसल सहायता योजना के तहत 20% तक के लिए 7,500 रुपए मिलेंगे। नंबर 3, खेत में लगा फसल अगर 20% से अधिक बर्बाद हो जाता है तो बिहार सरकार आपको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। जी हाँ। नंबर 4, कृषि विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए सरकारी सहायता ले सकता है। नंबर 5, फसल सहायता योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों को प्राप्त होता है। बिहार में बहुत से लोग शादी विवाह और चुनावी रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेना पसंद करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से किराए पर हेलीकॉप्टर ले सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सारथी एवरेज के सहयोग से अंशु अमन कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति किराए पर ले सकते हैं। मिडिल इमरजेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बेल 407 मॉडल के इस हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में सिंगल इंजन लगा है। इसका किराया 1.25 लाख रुपए घंटा लगेगा। जी हाँ, इसे आप किसी भी वक्त बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पायलट और इंजीनियर के साथ इसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं। कंपनी के संचालक अंशु अमन ने बताया कि लोग आने जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर प्रति घंटा 1.25 लाख रुपए की किराए पर मिलेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जदयू के साथ रिश्ते जुड़ते ही लोजपा को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। जदयू में बिना शर्त आए मांझी के मोर्चे ने दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी पर हमला किया है। जी हां, हम की ओर से बिहार फर्स्ट नीतीश कुमार लिखे स्लोगन के साथ एक पोस्टर जारी किया गया है। हम के नेताओं की तरफ से एनडीए में शामिल होने के लिए हमको बधाई देते हुए ये धन्यवाद पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर से एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तस्वीर गायब है, जबकि पोस्टर में जीतन राम मांझी की आदमकद तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ ही बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता की तस्वीर छपी हुई है। जी हां, मगर एलजेपी और चिराग का कहीं निशान भी नहीं है। पोस्टर से लोजपा नेता चिराग पासवान को आउट कर दिया गया है। हम की तरफ से जारी पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में बिहार फर्स्ट नीतीश कुमार लिखा गया है, जो लोजपा नेता चिराग पासवान के चुनावी नारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नकल प्रतीत हो रही है। आपको बता दें कि लोजपा की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की समर के लिए ये चुनावी नारा गढ़ा गया था। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के साथ 7 महागठबंधन को भी डुबा देंगे। जी हां, उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की दुर्गति तय है। इसके लिए तेजस्वी यादव और उनका अहंकार ही जिम्मेवार होगा। जारी बयान में राजीव रंजन ने कहा है कि उनके अहंकार के कारण ही आज उनके कई दिग्गज नेता राजद छोड़ चुके हैं और कई अन्य कतार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अनुभवी नेतृत्व के कारण जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता का मनोबल साफ ध्वस्त हो चुका है। हकीकत में राजद में मची ये भगदड़ महागठबंधन के दलों के लिए खतरे की चेतावनी है। रातों रात सीएम कैंडिडेट बनकर बिहार समेत देश की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अब बिहार में सीएम नीतीश कुमार के गढ़ यानी कि उनके गृह जिले नालंदा पर धावा बोला है। रविवार को नालंदा पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी ने वहां के लोगों से न केवल बात की बल्कि अपने विजन के साथ साथ काले कपड़ों में रहने का राज भी खोला है। जी हां, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपने दावेदारी पेश करने के लिए प्लूरल्स पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है। इस कड़ी में पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे कई गांव में घूम घूमकर जनसंपर्क अभियान करके लोगों से समर्थन देने की बात कर रहे हैं। लगातार ब्लैक ड्रेस पहनने को लेकर चर्चा में रहने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर हम ब्लैक ड्रेस पहनते हैं तो सीएम नीतीश कुमार क्यों उजला ड्रेस पहनते हैं? संविधान में कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो हम दूसरे राज्यों की तरह इस राज्य को भी विकसित और समृद्ध बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली को लेकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को लोगों को यह बताना चाहिए कि आखिर बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पर उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज नीतीश कुमार जब वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार युवाओं का प्रदेश है, हम उनसे वास्तविक बातें करना चाहेंगे। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि 15 सालों में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया और कोरोना और बाढ़ में वे गायब क्यों रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवाओं को नीतीश कुमार की रूढ़िवादी बासी उबाऊ और 15 वर्षों की घिसी पीटी नकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।